किसी समय की बात है, रानो चिड़िया ने 5 अंडे दिए हुए थे। अंडों का माता पिता उन 5 अंडों को ध्यान से रखती है। अंडे के पापा, जब 5 अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो उन 5 बच्चों के लिए ढेर सारा अनाज जमा करना होगा। फिर आप अचानक इतना सारा अनाज कैसे जमा करोगे? रानो जी, मेरे बच्चे सूखे दाना नहीं खा पाएंगे। मैं मेरे बच्चों के लिए मीठा अनाज जमा करूंगा। अंडों के पापा, हमारे अंडों में से लाडली बेटी भी हो सकती। चुप करो रानो, जब भी तुम बोलती हो मनहूस बातें तुम्हारे जबान से निकलती है। अभी तक मेरे खानदान से कोई बेटी चिड़िया नहीं निकली। हमारे अंडों से बेटा ही होगा, तुम देख लेना। ऐसा बोलकर पापा चिड़ा भोजन की खोज में चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो हैरान थी। बेटा बेटी तो एक समान होते हैं, फिर टोना जी को बेटियों से नफरत क्यों है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टोना तो अंडों से बेटा चिड़ा निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानो जी, मेरे ताऊ के 7 बेटे हैं और मेरे चाचा के 5 बेटे हैं। मेरे खानदान में तो बेटी अभी तक नहीं हुई है। टोना जी, शायद उनके किस्मत में बेटियों का सुख नहीं होगा। बेटियां बेटियां भी कोई सुख देती है? जो वो सुख देगी वो बेटे ही तो सुख देते हैं। टोना जी, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, बेटियां भी तो जरूरी है। बेटियां मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। मेरे चाचा, नाना, मामू, ताऊ को भी बेटी नहीं है, तो हमें कैसे होगी? मेरे तो 5 ही बेटे होंगे। टोना ऐसा बोलकर जाने ही वाला था। रानो चिड़िया के सब्र का इंतजार खत्म होता है। टोना जी, अगर अंडों में से बेटी निकली तो आप क्या करोगे? टोना चिड़ा को तो रानो की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपना थप्पड़ उठाने ही वाला था कि तभी वो अंडे टूट जाते हैं और सभी अंडों में से बेटे चिड़ा बाहर आते हैं। टोना तो खुशी से झूमने लगता है। मुझे 5 बेटे हो गए, मुझे 5 बेटे हो गए। वाह वाह, क्या बात है। रानो, अंडे में से एक भी बेटी नहीं निकली। देखो रानो, तुमने बेटी बेटी की क्या रट लगा रखी थी। मैंने कहा था ना, मेरे खानदान में अभी तक बेटी नहीं हुई है। टोना चिड़ा खुशी के मारे घर घर मिठाई बांटता है। वो कबूतर और तोते को भी मिठाई बांटता है। रानो चिड़िया भी अपने बेटे से लाड प्यार कर रही थी। समय गुजरता गया। कुछ सालों के बाद बेटे चिड़ा भी जवान हो जाते हैं। अब रानो और टोना चिड़ा बूढ़े हो गए थे। टोना जी, अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं और हम कितने कमजोर हो गए हैं, तो क्यों ना 5 बेटों की शादी कर लें। बहू आएंगी तो हमें आराम मिलेगा। मैं भी यही सोच रहा था। चलो हम अपने बेटों से बात करते हैं और बहू की तलाश करते हैं जो बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेंगी। ऐसा बोलकर वे दोनों वहां से अपने घर की ओर चले जाते हैं और अपने बेटे से बात करके टोना चिड़ा बहू की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ते हैं। टोना चिड़ा पहले कालू कौवा के घर जाता है। टोना, क्या 5 चिड़ा की शादी एक साथ करोगे? हाँ दोस्त, महंगाई का जमाना है, बार बार क्यों खर्चा करूँगा। मैंने सोचा है कि एक ही साथ सबकी शादी कर दूं। वो सब तो ठीक है, मगर 5? मेरे नजर में तो एक भी चिड़िया नहीं है। मेरे पास कई सारे लड़के के रिश्ते हैं। क्या कहा? तुम्हारे पास एक भी पक्षी का रिश्ता नहीं है? हाँ, मेरी नजर में एक भी नहीं है। आप किसी दूसरी पक्षी के पास जाएं, शायद वहाँ बात बने। फिर टोना चिड़ा दूसरे जंगल जाता है। फिर वहाँ किसी चिड़िया का रिश्ता नहीं मिलता। पता नहीं भाई, मेरे पास बहुत सारे लड़कों के रिश्ते पड़े हैं, लड़की पक्षी वाले तो आते ही नहीं। आप कहीं और जाएं, मेरे पास काम नहीं बनेगा। ऐसे टोना चिड़ा कई जंगल जाता है, मगर उसे कोई रिश्ता नहीं मिलता। कबूतर भाई, इसका मतलब मेरे बेटे कुंवारे रहेंगे। आखिर लड़की पक्षी कहाँ गायब हो गए हैं? भाई साहब, क्या बताएं, बात तो मुद्दे की है। अब कोई पक्षी बेटी करने को तैयार ही नहीं। सब अपने घर में बेटा चाहते हैं। बेटी वाले अंडों को फोड़ देते हैं, तो बेटियों का अकाल पड़ना ही था। ये नौबत तो एक दिन आने ही वाली थी। टोना चिड़िया को कबूतर की बात सही लगती है। वो आखिरकार थक हार कर अपने घर आता है।
टोना जी, पूरे दिन आपने गुजार दिए, लगता है आपने रिश्ता पक्का कर घर वापस लौटे हैं। मुझे मेरे होने वाले बहू की तस्वीर तो दिखाइए, कैसी लगती है मेरी बहू? रानू जी, आप ठीक बोलती थी। बेटियां होना हर घर में जरूरी है, क्योंकि बेटी सच में लक्ष्मी होती है, जो कि मेरे घर में नहीं है और बहू के रूप में भी नहीं मिली। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं टोना जी? आप हमें साफ साफ बताया करें, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। रानो, मैं 20 गांव घूमा हूँ, लेकिन मुझे कहीं बेटी चिड़िया नहीं मिली। ये तो एक दिन होना ही था। सभी तो बेटे ही चाहते हैं, मगर ये नहीं जानते कि बेटे के लिए जो बहू लाते हैं वो भी तो किसी की बेटी है। पर अपने घर से लड़की पक्षी होने से पता नहीं क्यों डरते हैं लोग। हाँ रानो, सब समझ गया। अगर सब पक्षी बेटे ही करेंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे? बेटियों के बिना तो सब अधूरा है। हाँ टोना जी, बेटियों को यूं ही ना लक्ष्मी बोलते हैं। शादी से पहले अपने घर की रौनक बढ़ाती है और शादी के बाद अपने पति के घर को संभालती है। फिर एक माँ के रूप में अपनी बच्चों के लिए पूरी जिंदगी बिता देती है। तो हर माता पिता के लिए बेटी होना फख्र की बात है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बेटा बेटी को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। ये कहानी दानापुर के जंगल की है। जंगल के अंदर एक तालाब था। उस तालाब में एक नर हंस और एक मादा हंस रहता था। वे दोनों आपस में पति पत्नी थे। हंस प्यार से अपनी पत्नी को रिंकी कहकर बुलाता था। उनके जीवन में काफी कष्ट था, कारण उसके कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए मादा हंस हमेशा अपने घोंसले पर बैठकर अंडा देने की कोशिश करता, लेकिन उनकी कोशिश बेकार चली जाती और हंस अपनी पत्नी रिंकी के लिए रोजाना मछली पकड़कर लाता। एक दिन रिंकी अपना पति से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे लिए आप हमेशा कष्ट उठाकर मछली का शिकार करके लाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी और दोनों मिलकर मछली का शिकार करेंगे। रिंकी के मुंह से ऐसी बात सुनकर हंस कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो रिंकी? तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो मछली पकड़ कर लाऊंगा, उससे तुम खा लेना और मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तुम घोंसले पर बैठकर सिर्फ अंडा देने की सोचो। कई साल बीत गए मेरे पति, लेकिन मैं इतनी अभागिन हूँ कि एक भी अंडा नहीं दे सका, इसलिए आज मैं अपने घोंसले पर नहीं जाऊंगी। रिंकी यानी मादा हंस किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था, इसलिए दोनों शिकार करने निकल जाते हैं। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक तांत्रिक हुदहुद मिल जाता है। वो एक पेड़ के नीचे जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, आह आह, मुझे कोई पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। अजी सुनते हो, बेचारा पानी के लिए तड़प रहा है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो ना। ऐसे भी किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, इतनी सी इसकी सहायता कर दो। मुझे किसी की सहायता नहीं करना है और ना ही मुझे किसी को पानी पिलाना है। तुम्हें पुण्य कमाना है तो तुम पुण्य कमाते रहो, मैं तो चला यहाँ से। इतना बोलकर हंस वहाँ से चला जाता है और रिंकी एक मग लेकर पास के तालाब में चली जाती है और पानी लेकर आती है और तांत्रिक हुदहुद से कहती है, ये लो भाई पानी, अब तुम पानी पीकर अपना प्यास बुझा लो। तांत्रिक पानी पीता है और उसके बाद कहता है, देखो बहन, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे बहन, हर इच्छा पूरी करे और ऐसे ही बेसहारों का काम आती रहो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर रिंकी वहाँ से घर की ओर लौट जाती है। तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वह सो जाता है और सपने में वही तांत्रिक आकर रिंकी से कहता है, देखो बहन, कल रास्ते में जो तुमने मुझे पानी पिलाया था वह तुम्हारा परीक्षा था। इस परीक्षा में तुम पास हो गए हो, अब तुम बहुत जल्द ही माँ बनने वाली हो। दूसरे दिन सुबह होते ही रिंकी मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगती है। उसका मुस्कुराना देखकर हंस उसे कहता है,
क्या बात है भाग्यवान, तुम आज बहुत दिनों के बाद मंद मंद मुस्कुराती जा रही हो, कोई खास बात है क्या? फिर रिंकी उसे रात वाली सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर हंस उसे कहता है, अरे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो तुम्हारा मन का वहम है। तुम जाओ और जाकर अपने घोंसले पर बैठो, तब तक मैं भोजन का व्यवस्था करके लाता हूँ। ये कहकर हंस भोजन की तलाश में निकल जाता है और रिंकी अपने घोंसले पर बैठ जाती है। कुछ ही क्षणों के बाद रिंकी एक खूबसूरत सा अंडा देती है और हंस तब तक मछली का शिकार करके आ जाता है। अंडा देखते ही हंस खुशी से बोलने लगता है, रिंकी, तुमने कितना खूबसूरत सा अंडा दिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मैं पापा कहलाऊंगा और तुम्हें भी कोई बांझ नहीं पुकारेगा, है ना रिंकी? हाँ बिल्कुल मेरे पति। अच्छा एक बात बताइए, अगर चूजा बेटा निकला तो क्या नाम रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे? चूजा अगर बेटा निकला तो सुंदर नाम रखेंगे, और यदि बेटी हुई तो नाम सुंदरी रखेंगे। दोनों के बीच इतनी सी बात हो पाई थी कि अंडा जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से एक काला कलोटा बच्चा निकलता है। ये देखकर हंस काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी रिंकी से कहता है, तुम अपने बेटे को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। मैंने तुम्हें ऐसा संतान जन्म देने के लिए नहीं कहा था। और रही बात नाम रखने की, हमने कहा था अगर बेटा हुआ तो उसका नाम सुंदर रखेंगे, लेकिन सुंदर नहीं, इसका नाम तो बंदर रखेंगे, बंदर। तुम बंदर को लेकर यहाँ से निकलते हो कि नहीं? मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए, जाओ तुम मेरे घर से निकल जाओ। तभी रिंकी रोते हुए अपने पति हंस से कहती है, आप आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये तो तुम्हारा ही संतान है। देख लेना, आप एक दिन यही बेटा जान की बाजी लगाकर आपके जान की रक्षा करेगा और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तब आप इसी बेटे से गले लगाकर रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे और हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो मेरे बेटे, चलो यहाँ से, तुम्हारे पापा ने हम दोनों को निकाल दिया है। ऐसा बोलकर रिंकी अपने बेटे को लेकर वहाँ से जंगल की ओर जाने लगती है। चलते चलते थक जाने के कारण रिंकी का बेटा बोलता है, मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने दो ना। हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मा, और पापा तुम्हें ऐसे क्यों डांट रहे थे? तभी वहाँ तांत्रिक हुदहुद आ जाता है और कहता है, तुम परेशान बिल्कुल मत होना रिंकी बहन, तुम्हारा पति तो अहंकारी है, लेकिन वह जरूर तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा रिंकी बहन। आगे एक तालाब है, वही बच्चे को लेकर चले जाओ रिंकी बहन, वही रहना और बच्चे की देखरेख करना। इतना कहकर हुदहुद चला जाता है। रिंकी और उसका बेटा तालाब में पहुंच जाता है और वहीं रहने लगता है। रिंकी का बेटा दुश्मन से बचने के लिए तालाब में पानी के ऊपर घास बिछा रखा था, जिससे वह अपने जान की रक्षा कर सके। वर्षों बीत जाने के बाद एक दिन हंस तालाब के किनारे खड़े होकर कहता है, मैं कितना अहंकारी था, अपने बेटे और पत्नी रिंकी को घर से निकाल दिया। जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और देख भी नहीं पाता हूँ, अब मैं कैसे अपना पेट भरूंगा? हे भगवान, मुझे अपने बेटे से मिला दे। बुढ़ापे का सहारा तो बेटा होता है और इस बात को मैं नहीं समझ पाया था। तभी हंस के पास तोता, गिद्ध, बुलबुल और सारस पक्षी आ जाता है और कहता है, आप चिंता ना करें हंस भाई, धीरज रखें, आपको जरूर आपका परिवार मिल जाएगा। हाँ भाई हाँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, हम लोग भी तुम्हारी पत्नी और बेटे को ढूंढने का काम करेंगे। इतना बोलकर तोता, गिद्ध, बुलबुल और सारस वहाँ से निकल जाता है और हंस थक हार कर वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। तभी विपरीत दिशा से एक सियार गाना गाते हुए आ रहा था। जंगल जंगल घूमा करता, शिकार को मैं फंसाता रहता, ऐसे ही मैं तो अपना पेट भरता, तभी तो मैं चतुर कहलाता। हा 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 हा। अरे ये शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ रहा है, आज तो मैं इसे बड़े मजे से खाऊंगा। अबे हंस रुक जा,
तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? अरे कौन है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ। तभी दूर से हंस का बेटा ये सब देख लेता है और कहता है, अरे ये कौन है? लगता है मेरे पिताजी हैं और वो तो मुसीबत में है। मैं अभी उसे सियार के चुंगल से छुड़ाता हूँ। तभी हंस का बेटा सियार के पास आ जाता है और कहता है, आप तो बिल्कुल मूर्ख निकले सियार मामा। ए, तुम कौन हो और मुझे मूर्ख क्यों बोल रहे हो? तुम्हें मूर्ख बोलते हुए डर नहीं लग रहा है? डर कैसा सियार मामा? ये हंस तो बुढ़ा हो चुका है और इसके शरीर पर हड्डी के अलावा क्या बचा है? खाना ही है तो मुझे खाओ। मेरे शरीर पर गोश्त है और तुम्हें खाने में मजा भी आएगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो मैं तुम्हें ही खाता हूँ। एक मिनट सियार मामा, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं ये बोल रहा था कि मुझे खाकर हो सके आपका पेट ना भरे, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे और 2 भाई हैं, उसे भी तुम खा जाओ। चलो मेरे साथ मेरे भाई के पास, उसे भी खा लेना। हाँ चलो ठीक है। बस फिर क्या था, हंस का बेटा आगे आगे और सियार पीछे पीछे जा रहा था और शत्रु से बचने के लिए जिस तालाब पर घास बिछा रखा था वहां पहुंच जाता है। हंस का बच्चा हल्का होने के कारण घास पर से गुजर जाता है और कहता है, इस पार आ जाओ सियार मामा, यहाँ मेरे 2 भाई हैं। बस फिर क्या था, सियार जैसे ही तालाब के बीचों बीच पहुंचता है, घास समेत सियार नीचे धंस जाता है और डूबने लगता है। अब सियार उसी तालाब में डूबकर मर जाता है और हमेशा के लिए सियार के चुंगल से आजाद हो जाता है। ये भला कौन था जो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाया? ईश्वर उसका भला करे। आपने नहीं पहचाना? ये तो वही है जिसको आपने बंदर कहकर उसे ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी घर से बाहर निकाल दिए थे। कौन है रिंकी? तुम अभी तक जिंदा हो? अगर आज मेरा बेटा नहीं होता तो मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं होता, एक सियार के पेट में होता। मेरे बेटे ने जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है। मुझे माफ करो रिंकी, मुझे माफ करो। और बेटा सुंदर, तुम भी चलो, अब अपना घर चलो, अब चलते हैं यहाँ से। फिर तीनों अपने घर की ओर आने लगते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगते हैं। एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में रहा करती थी। वह बहुत ही सीधी चिड़िया थी। सीधेपन का सभी पक्षी फायदा उठाया करती थी और पीठ पीछे उसे बेवकूफ, पागल जैसे टाइटल दिया करते थे। एक दिन कालू कौवा उसके घर आता है और कहता है, टूनी, तुम बहुत सीधी और दयालु चिड़िया हो, वरना इस जंगल में कोई ऐसी पक्षी नहीं है जो उससे मदद की कोई उम्मीद की जाए। क्या बात है, तुम्हें क्या मदद चाहिए कालू भैया? दरअसल मेरे घर की हालत बहुत खराब है टूनी। मेरे घर की छत बरसात में टपकती रहती है। क्या मैं तुम्हारे घर में बरसात के मौसम में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बरसात के मौसम में तुम मेरे घर में रुक जाओ। बरसात खत्म हो जाने के बाद हम दोनों तुम्हारे घर की मरम्मत कर लेंगे, है ना कालू भैया? ठीक है टूनी, अभी जाकर अपना सामान लेकर आता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और अपने से सामान लाकर उसी घर में शिफ्ट हो जाता है। कालू बहुत ही आलसी कौवा था। वह कोई काम नहीं करता था, वह बस खाकर सो जाता था। टूनी ने सोचा, चलो कुछ दिनों के मेहमान से क्या काम करवाएंगे। वो अकेले उसके सारे काम भी करती थी। जब टूनी एक दिन नदी के किनारे दाना ढूंढने गई तो उसे किसी की पुकारने की आवाज सुनाई दी। कोई है, कोई है, कृपया मेरी मदद करें, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। टूनी ने ये आवाज सुनी तो वह उसी दिशा में चली गई
और टूनी वहां जाकर देखती है कि एक छोटे से गड्ढे में एक सुनहरी मछली फंसी हुई है। शायद नदी की पानी में बहकर छोटी सी गड्ढे में फंस गई होगी। टूनी उसे सावधानी से उठाकर नदी के पानी में छोड़ देती है। तभी मछली टूनी से कहती है, वाह टूनी वाह, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टूनी। अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम तो रोज दाना चुगने आती हो और रोज मैं यहाँ ठंडी हवा खाने आती हूँ। मैं तो तुम्हें रोज देखती थी। तुम्हारे साथी पक्षियों के मुंह से तुम्हारा नाम भी मैंने सुना था, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। मेरा नाम सुनहरी मछली है। तो ये बात है सुनहरी मछली जी, तुम तो बहुत ही सुंदर और प्यारी हो। तुम्हारा रूप तुम्हारे नाम की तरह भी सुंदर है। तुमने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी टोनी, धन्यवाद। क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? हाँ हाँ, वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। सभी पक्षियों को लगता है कि मैं बुद्धू हूँ और इस युग के अनुसार मुझ में चतुराई नहीं है, इसलिए वो सब मतलब से बात करते हैं और फिर मुझे बुद्धू बनाकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम ये बात जानते हुए भी उनकी सहायता करती हो, पर क्यों टोनी, क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि हर पक्षी अलग होता है और सब में कुछ न कुछ खास होता है। अब अगर मैं उन पक्षियों जैसे बन गई तो फिर मैं टूनी बन नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं अपने आप को किसी के कहने पर बदल नहीं सकती। वाह टूनी वाह, मैं तो तुम्हारी फैन बन गई। ये हर जीव जंतु की अपनी विशेषताएं होती है और उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा होना चाहिए। ऐसा बोलकर टूनी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जब टूनी को समय मिलता है तो वह सुनहरी मछली को नदी के किनारे आवाज लगाती है और सुनहरी मछली वहां तुरंत आ जाती है। बरसात के दिनों में टूनी सुनहरी मछली से मिलने कम ही जा पाती थी। कुछ समय के बाद बरसात का मौसम बीत गया तो एक दिन कालू के पास गई। कालू भैया, ओ कालू भैया, बारिश का मौसम अब समाप्त हो चुका है। चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर ठीक करते हैं ताकि तुम उसमें आराम से रह सको। क्या? मैं घर क्यों बनाऊंगा? तुम अपने लिए घर खुद बनाओ और आज से ये मेरा घर है और तुम इसे खाली कर दो टूनी। तुम्हारा घर? ये तो मेरा घर है कालू भैया। देखो टूनी, अब ये मेरा घर है। मैं तो अब यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ और अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम पर तरस खाकर मैंने यहाँ तुम्हें बसने दिया, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कालू कौवा धक्के मारकर टूनी को घर से बाहर निकाल देता है। कई पक्षी शोर सुनकर घर से निकल आते हैं और कहते हैं, कालू ये तुम क्या कर रहे हो? टूनी को अपने ही घर से धक्के देकर उसे क्यों घर से बाहर निकाल रहे हो? क्या बताओ मिट्ठू, इसने अपना घर मुझे बेच दिया है और कहा कि बरसात के बाद घर खाली कर दूंगी और जाने का नाम ही नहीं ले रही है टूनी। नहीं मिट्ठू भैया, ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है। बरसात से बचने के लिए मेरे घर आया था। झूठ क्यों बोल रही हो टूनी? मैंने अपना पुराना घर सुंदरी कौवी को बेचकर तुम्हें पैसे दिए थे। तभी सुंदरी कौवी बोलती है, हाँ हाँ, मैंने उसका घर बरसात से पहले ही खरीद लिया था। तभी मिट्ठू तोता टूनी से कहता है, टूनी तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने घर के पैसे ले लिए तो तुम्हें तो घर खाली कर देना चाहिए। बेचारी टूनी रोते हुए नदी की ओर रवाना हो जाती है। वह नदी के किनारे पहुंचकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर सुनहरी मछली बाहर आती है और टूनी से कहती है, क्या हुआ टूनी बहन, तुम आखिर ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बताऊं मछली जी, मैंने कालू को बरसात के मौसम में अपने घर में रहने के लिए दिया था, पर अब वो उल्टा मेरे घर में कब्जा करके बैठ गया है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? लोग मेरा फायदा उठाते हैं और मुझे ही बुरा बना देते हैं। पर कोई बात नहीं टोनी, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। ऐसे पक्षी एक ना एक दिन अपने किए की सजा जरूर पाती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इस नदी के किनारे एक सुंदर सा घोंसला बना देती हूँ।
सुनहरी मछली ने अपनी जादुई शक्ति से पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बना देती है और उस घोंसले को देखकर टूनी चिड़िया कहती है, वाह, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। सुनहरी मछली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सहायता की है और मुझे रहने के लिए कितना सुंदर सा घर बना दिया है। तुम यहाँ नदी के किनारे खुशी खुशी रहो टूनी। यदि तुम्हें कोई तकलीफ हो तो संकोच मत करना। टूनी खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। वो दिन रात किसी समय अपनी सुनहरी मछली से बातचीत कर सकती थी। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी एक बेटी लूसी चिड़िया के साथ रहा करती थी। उसके पति की मौत 2 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो अपने पति की मौत के बाद वो घर चलाने के लिए मजदूरी करने लगी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम स्कूल नहीं जा रही हो। आखिर क्या बात है बेटे कि तुम स्कूल नहीं जा रही हो? माँ, आपने तो कुछ महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं की हो, इसलिए मेरा नाम स्कूल से काट दिया है। तूने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं आज ही जाकर सेठ से कुछ रुपए उधार लेकर आती हूँ। कल मैं तुम्हारे स्कूल जाकर तुम्हारी सारी फीस चुका दूंगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बेटे। टूनी पैसे मांगने के लिए सेठ के यहाँ जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिल जाता है और कालू कौवा टूनी से कहता है, क्या रे टूनी, तू कहाँ जा रही है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे शादी कर ले, तो तुम मानती नहीं। तुझे पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर तूने मेरा प्यार ठुकराकर उस कमबख्त बंटी से शादी कर ली। अब तो वो भी नहीं रहा। अब भी समय है, तुम मुझसे शादी कर ले टूनी। मैं तुमको रानी बनाकर रखूंगा। मेरा इतना बड़ा घर है, सिर्फ एक घरवाली की कमी है। तुम कितना बदतमीज हो कालू। तुम मेरा हर बार रास्ता क्यों रोक लेते हो? टूनी रानी, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? गुस्से में तो तुम्हारा चेहरा मिर्च के जैसा लाल लग रहा है। तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो कालू। अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटा तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तू आईने में अपना चेहरा भी देखना भूल जाओगे। तभी टूनी आवाज देती है, काकी, ए काकी, इधर आना तो। देखो ये कालू कौवा मुझे रास्ते में परेशान कर रहा है। तभी काकी तोती वहाँ आती है और कहती है, क्या रे छिछोरे, क्यों इस बेचारी टूनी से तुम छेड़खानी कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर टकला बना दूंगी। हाँ काकी, तुम हमारे बीच में मत आओ। तुम चुपचाप अपने रास्ते से निकल जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी तोती फोन करती है कि तभी कुछ पक्षियाँ वहाँ आ जाते हैं। बढ़ती हुई भीड़ को देखकर कालू वहाँ से भाग जाता है। इस घटना से टूनी बहुत चिंतित हो जाती है। किसी तरह वो अपने आप को संभाल कर वो डब्लू सेठ के पास जाती है और उससे कुछ रुपए मांगती है और वहां से कुछ रुपए लेकर अपने घर चली आती है। देखो लूसी बेटा, मैं पैसे उधार लेकर आ गई। कल फिर से स्कूल चलकर तुम्हारा दाखिला फिर से करवा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ो, मेरी तरह तुम अनपढ़ ना रहो बेटे। माँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम क्यों उदास लग रही हो? सेठ ने कुछ कहा है क्या मम्मा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तू ज्यादा मत सोचो। अगले दिन टूनी उसकी बेटी लूसी के साथ स्कूल जाती है और उसकी सारी फीस जमा कर देती है। फिर वो दोनों अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। फिर वो सब अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था। तभी टूनी कहती है, ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? ना ही आंधी आई थी और ना ही कोई तूफान, फिर ये सब कैसे हो गया?
बेटा, मुझे लगता है कि ये काम उस कालू कौवे का है। कल जब मैं पैसा लेने सेठ के यहाँ जा रही थी, तब रास्ते में उससे लड़ाई हो गई थी मेरी। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलो जल्दी से यहाँ से कहीं और चलते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे मम्मा? बेटा, हम इतनी दूर जाएंगे जहाँ इस कालू का साया भी ना जाएगा। फिर वे दोनों अपने घर को छोड़कर हमेशा हमेश के लिए दूसरे जंगल की ओर रवाना हो जाती है और एक सुरक्षित जगह को तलाश करने लगती है। अचानक एक जगह पर उसे पुरानी कुछ बोतल दिखाई देती है। तभी वे दोनों बोतल के पास जाकर बैठ जाती है और टूनी चिड़िया लूसी से कहती है, लूसी बेटा, देखो यहाँ कितनी सारी बोतल पड़ा है। हम इस बोतल से एक सुंदर सा घर बनाएंगे। तभी वे दोनों उस बोतल से वहां पर एक सुंदर सा घर बनाने लगते हैं। कुछ देर के बाद टूनी और उसकी बेटी लूसी एक सुंदर सा घर बना लेती है। ये घर तो हमारे पुराने लकड़ी के घर से सुंदर और मजबूत है मम्मा। बेटा, ये घर हमें तेज बारिश और ठंड से भी बचाएगा। बेटा, अब खाने की तलाश में जा रही हूँ। टूनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है और कहती है, मेरी बेटी कितनी डरती होगी। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मुझे जल्दी से अपना घर जाना होगा क्योंकि मेरी बेटी बहुत डरी हुई होगी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश बहुत ही तेज थी। अपनी बेटी की फिक्र में वह घर की ओर जाने लगती है। वह बारिश में भीगकर थक चुकी थी। उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी कि तभी उसे एक चील देख लेता है और बोलता है, अरे वाह, देखो वो शिकार खुद उड़कर मेरी ओर आ रही है। तेज बारिश में इसे खाने में मजा आ जाएगा। टूनी चिड़िया उस शिकारी चील के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? टूनी चिड़िया डरते हुए चील के पास जाकर बैठ जाती है। तभी चील बोलता है, अरे टूनी, तुम कहाँ जा रही थी? चील भाई, मैं घर जा रही थी। अब तुम अपने घर नहीं, सीधे हमारे पेट में जाओगे। उसकी ये बात सुनकर टूनी डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको एक आइडिया आता है। अरे भाई, मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे खाने के लिए मुझे किसी ने खरीद कर रखा है। क्या? कौन है वो दुष्ट जो हमारे शिकार को पहले ही से खरीद कर रखा है? वो कोई और नहीं, कालू कौवा है। उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझसे टकराएगा? चील भैया, चलो एक बार उससे लड़कर देख लो। अगर तुम जीत गए तो मुझे खा सकते हो। टूनी चिड़िया चील को लेकर कालू के घर की ओर निकल जाती है। टूनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी। पीछे पीछे शिकारी चील उड़ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर कालू कौवा दिखाई देता है। तभी टूनी बोलती है, वो रहा कालू कौवा। चील भैया, जाओ और उसे पकड़कर खा लो। इतना सुनते ही शिकारी चील कालू कौवा पर टूट पड़ते हैं और टूनी मौका देकर वहां से भाग जाती है और वह घर पहुंचकर खुशी खुशी रहने लगती है। चिड़िया, ओ चिड़िया, ठंड आने वाली है तो आप किसी गर्म फल की खेती करो। मैं क्या उगाऊं कालू भैया, आप ही बताइए। मैं इस बार की सर्दी में किस चीज की खेती करूं? चिड़िया, मूंगफली उगाते हैं इस बार। मूंगफली खाने से ठंड भी नहीं लगती। लेकिन कालू भैया, मेरे पास तो मूंगफली नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं मूंगफली के दाने? चलो चिड़िया, मेरे साथ चलो। हम लोग किसान की पत्नी से कुछ मूंगफली लेकर आते हैं। मैं कल उन्हें मूंगफली खाते हुए देखा था। चिड़िया कालू कौवा के साथ किसान के घर चला जाता है और उनसे थोड़ी मूंगफलियां मांगते हैं। माँ जी, हमें कुछ मूंगफलियाँ बोने के लिए दे दो, फिर हम ठंड के मौसम में मूंगफलियाँ खाया करेंगे।
हाँ माँ जी, हमें भी कुछ मूंगफलियाँ दे दो। हम सर्दियों के लिए मूंगफलियों की खेती करना चाहते हैं। फिर किसान की पत्नी अंदर से मूंगफलियां लेकर आती है। ये लो पक्षियों, ये लो मूंगफली के दाने। तुम लोग इस बार मूंगफली की खेती करना, और इस बार जब मूंगफली की खेती तैयार हो जाए तो थोड़ी सी मूंगफली मुझे भी दे देना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। जब मूंगफली पक जाएंगे तो मैं आपको जरूर देने आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मूंगफली देने के लिए। फिर वे दोनों चिड़िया किसान के घर से चले जाते हैं। रास्ते में चालाकी से कौवा टूनी से कहता है, चिड़िया, ये मूंगफली मुझे दे दो। मैं खुद से मूंगफली उगाऊंगा। मूंगफली तो मेरी वजह से मिली है, इसलिए ये पूरी मूंगफलियाँ मेरी है। कालू भैया, मैं भी तो आपके साथ गई थी, इसलिए आधी मूंगफली मेरी है। मैं भी बराबर बराबर हिस्से में बांट देती हूँ, फिर एक हिस्सा आप ले लेना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया मूंगफली को आधे आधे करती है और चिड़िया आधे हिस्से लेकर वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे मूंगफलियाँ खाती है। गुस्सा होकर कालू कौवा अपना घर आता है। गोरी कौवी मूंगफली देखकर उन्हें खाने लगती है। तभी कालू कौवा चिल्लाते हुए सारी मूंगफली छीन लेता है। गौरी, पहले तो उस चिड़िया ने आधे मूंगफलियाँ ले ली और तुम इन्हें खाकर खत्म कर देना चाहती हो। कालू जी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर क्या बात है? कालू कौवा गोरी को पूरी बात बता देता है। सच में कालू कौवा जी, चिड़िया ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अगर मैं वहाँ होती ना तो उससे सबक सिखाती। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मूंगफलियाँ तो हम ही खाकर खत्म करेंगे। चिड़िया को तो देखने भी ना देंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी मूंगफली बोने के लिए मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी के अंदर मूंगफली दबा देते हैं। टूनी चिड़िया भी मूंगफलियाँ मिट्टी में दबा चुकी थी। चलो, ये काम तो हो गया। मुझे नदी से पानी लाना होगा। मैं तो मूंगफली की खेती पहली बार उगा रही हूँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अभी तो मुझे दूसरी पक्षी से पूछना होगा। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया नदी में पानी लेने निकल जाती है। थोड़ी दूर नदी के किनारे कालू भी बैठे हुए थे। तभी टूनी कहती है, कालू भैया, क्या आप अपने पौधे में पानी डालने के लिए यहाँ पर आए हो? चिड़िया, तुम अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। कालू टूनी चिड़िया से ऐसा बोलता है। उसके बाद कोई बात भी नहीं करता। तभी कबूतर वहाँ आ जाता है। तभी चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर भैया, क्या आपको मालूम है कि मूंगफली की फसल कैसे उगाते हैं? इसका देखभाल कैसे करते हैं? नहीं चिड़िया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैंने कभी भी मूंगफली की खेती नहीं की है। ये बात सुनकर गोरी कौवी टूनी से बोलती है, अरे टूनी चिड़िया, ये बात तो तुम हमसे पूछ लेती। कालू ने भी तो मूंगफली की फसल उगाई है। गोरी बहन, मैं तो आपसे ही पूछना चाहती थी, लेकिन कालू भैया ने मुझे थोड़ी देर पहले बोलने कहाँ दिया। गुस्सा करके मुझे क्या जवाब दिया, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। छोड़ो चिड़िया, ऐसे छोटी मोटी तो बात होती रहती है। वैसे आप चिंता ना करें, मैं आपको फसल का पूरा काम समझा दूंगी। ठीक है गोरी, मैं आपसे ही पूछ लिया करूंगी। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। गोरी, उस चिड़िया की मदद करने की क्या जरूरत थी? मैं गुस्सा हूँ तुमसे। अभी जाकर उस चिड़िया को मना करो, तभी मैं आपसे बात करूँगा। कालू, तुम तो एक नंबर के बुद्धू हो। कितना अच्छा मौका मिला था चिड़िया को पागल बनाने का। अब तुम देखना चिड़िया कैसे सर पकड़कर रोती होगी। ऐसे वो दोनों पति पत्नी खुशियाँ मनाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। दोनों के पौधे बड़े हो गए थे। कालू जी, बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ दिनों के बाद हमारे घर में ढेर सारी मूंगफलियां आ जाएगी और पूरी सर्दी आराम से कट जाएंगे और दाना खोजने की भी जरूरत नहीं होगी। चलो गोरी, टूनी चिड़िया की भी फसल को देखते हैं। ऐसा बोलकर गोरी और कालू टूनी की फसल देखने निकल जाते हैं। कालू, मैं तो फसल में पानी बहुत डाल दी हूँ, फिर भी मेरी फसल नहीं बढ़ते, छोटे ही रहते हैं।
सब्र करो चिड़िया, सब्र करो और पानी देती रहो। हमारे पौधे तो काफी बड़े हो गए हैं। फिर वो टूनी चिड़िया सुबह शाम पानी डालती है, फिर भी उसके पौधे नहीं बढ़ते। गौरी, मैंने तो सुबह शाम पानी दिया, खूब मेहनत की, फिर भी वो नहीं बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूं गौरी? चिड़िया, तुम्हारे सारे पौधे तो बेकार हो गए हैं। अब पानी देना बंद करो और आराम से घर जाओ। इतनी मेहनत करना बेकार है। नहीं गौरी बहन, मैंने इतनी मेहनत की और सुबह शाम पानी भी दिया और ये फिर भी सूख गए। मेरी किस्मत ही तो खराब है। मुझे मूंगफलियां तो नहीं उगानी चाहिए थी। ऐसा बोलते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है। उसके घर बूढ़ी माँ आई हुई थी। माँ, आप कब आई और आपने मुझे खबर तक नहीं की? बेटी टूनी, मैंने सुना है कि तुम इस बार अपने खेत में मूंगफली की खेती कर रही हो। बस वही खाने आई हूँ। कहाँ है तुम्हारी मूंगफली? माँ, सारी फसल तो सूख गई। मैं अच्छी तरह से देखरेख नहीं कर पाई अपने फसल की। बेटी, एक बार तो अपनी फसल दिखाओ। ऐसे कैसे सूख गई तुम्हारी मूंगफली की फसल? टूनी अपनी माँ को फसल दिखाने ले जाती है। कालू जी, जल्दी जल्दी पौधे को उखाड़ो और मूंगफलियां तोड़ो, कहीं चिड़िया वापस ना आ जाए। हाँ गौरी, जल्दी जल्दी तुम भी मूंगफली को तोड़ो। कालू और गोरी सारी मूंगफलियां को तोड़कर ले जाते हैं। तभी चिड़िया अपनी माँ के साथ वहां पर पहुंच जाती है। बेटी टूनी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है और तुमने तो सारी मूंगफलियां भी ले ली और सारी मूंगफलियां भी तोड़ ली हो, पर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो टूनी? चिड़िया सब समझ जाती है और भागी भागी गोरी कौवा के घर पहुंच जाती है। गौरी, कालू, आपने मेरी सारे मूंगफलियां तोड़ ली। मुझे मेरी सारे मूंगफलियां दे दो। चिड़िया, तो तुम्हें सब पता चल गया। गौरी ने तुम्हें पागल बनाया। गौरी ने तुम्हें पागल बनाया। मुझे सब पता चल गया। आप दोनों ने मुझे खूब पागल बनाया। अब मैं अपनी मूंगफली लेने आई हूँ। कहाँ छुपाया है आप दोनों ने मेरी मूंगफली को? मेरी मूंगफली मुझे वापस कर दो। चुप करो और चली जाओ चिड़िया यहाँ से। तुम्हें एक दाना नहीं मिलने वाली है। अब भागो यहाँ से। बढ़िया आई यहाँ से मूंगफली का दाना लेने। चिड़िया रोते रोते अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मूंगफली का एक दाना जमीन पे पड़ा था। फिर मम्मा चिड़िया उठाकर बोलती है, बेटी टूनी, मत रो और ये देखो मूंगफली का दाना। इस बार तुम्हें ढेर सारे मूंगफली की खेती करना सिखाऊंगी। चुप हो जाओ मेरी बेटी। फिर टूनी की माँ एक मूंगफली को मिट्टी में दबा देती है, फिर उसमें पानी डालती है। कुछ दिनों के बाद पौधा बड़ा हो जाता है और सूखने लगता है। टूनी बेटी, ये देखो, ये पौधा पीला पड़ने लगा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जड़ों में मूंगफलियां लग चुकी हैं। इसे तू उखाड़ ले और मूंगफलियां तोड़ ले। फिर टूनी चिड़िया मूंगफली को उखाड़ लेती है और उसकी जड़ों में से मूंगफलियां को तोड़ लेती है और अपने घर ले जाती है। और फिर माँ बेटी बहुत मजे से मूंगफलियां खाते हैं। एक जंगल में गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा रहा करते थे, जो कि वो दोनों बहुत अमीर थे। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और टोना एक पेड़ पर जख्मी हालत में बैठे हुए थे। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची मीनू चिड़िया भी थी। इन दोनों का हाल जंगल के एक चील ने खराब कर दिया था, लेकिन टूनी चिड़िया और टोना जैसे तैसे जान बचाकर भाग जाते हैं। टोना जी, जालिम चील ने तो हम दोनों को बहुत जख्मी कर दिया है। बहुत खून भी बह रहा है। शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अब हमारी इस नन्ही सी मीनू चिड़िया का कौन ध्यान रखेगा? हाँ टोनी, मुझे भी अब मेरी प्यारी सी बेटी मीनू चिड़िया की हालत बहुत सता रही है। मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। लगता है कि मैं कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगा। अब हमारी मीनू चिड़िया का ध्यान कौन रखेगा टोनी? नहीं नहीं टोना, एक उपाय है मेरे पास। हमारे जंगल में अमीर चिड़िया गोरी कौवी और कौवा है। हम अपनी मीनू चिड़िया को चुपके से उसके घोंसले में रख देंगे। मुझे यकीन है कि वे हमारे मीनू चिड़िया को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे।
हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो अब मीनू चिड़िया को लेकर कौवा और कौवी के पास लेकर जाते हैं। फिर जख्मी हालत में टूनी और टोना मीनू चिड़िया को गोरी कौवी के घोंसले की तरफ ले जाते हैं। फिर टूनी और टोना अपनी बेटी मीनू चिड़िया को गोरी कौवी के घोंसले पर रख देते हैं। इस समय गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घोंसले पर नहीं थे। टूनी और टोना ज्यादा जख्मी होने के कारण टूनी और टोना पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और उसी समय उन दोनों की मौत हो जाती है। अब बेचारी मीनू चिड़िया अपने माता पिता के देहांत के बाद अकेली रह जाती है। कुछ ही समय के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले पर आ जाते हैं। अरे कालू, इतनी सुंदर चिड़िया को मेरे घोंसले में कौन रख कर गया है? अभी हमने पेड़ के नीचे देखा था ना, ये टूनी और टोना मरे हुए थे। शायद वो मरने से पहले नन्ही चिड़िया को हमारे घोंसले में रख दिया होगा ताकि हम इनकी नन्ही सी चिड़िया का अच्छी तरह ध्यान रखें। हाय रे कालू जी, वो तो टूनी और टोना चिड़िया मर गए हैं और ये नन्ही सी चिड़िया अकेली है। लेकिन कालू जी, हमारे तो कोई भी बच्चे नहीं हैं। क्यों ना इस नन्ही सी चिड़िया को अपना बच्चा बना लें और इसे पाल पोस कर बड़ा कर लें। गोरी, मुझे भी इस नन्ही चिड़िया पर दया आ रही है। बेचारी बिना माँ बाप के कैसे रहेगी। हम दोनों पाल पोस कर इसे बड़ा कर लेंगे। फिर वे कालू कौवा और गोरी कौवी मीनू चिड़िया को अपनी बेटी मान लेती है और दोनों इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद गोरी कौवी एक अंडा देती है। इसमें से एक नन्हा सा कौवा निकलता है। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे कालू जी, मैंने इस कौवा का नाम जग्गू रखा है। देखो ये कितना प्यारा है। हाँ हाँ रानी, एकदम मुझ पर गया है, एकदम काला। मम्मा, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं मेरी भाई जग्गू के साथ खेलूंगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, जरूर तुम जग्गू के साथ ही खेलना। ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन बुलबुल गोरी कौवी और कालू कौवा के पास आता है। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? चिड़िया की बेटी को अपनी बेटी कैसे बना सकती हो? जंगल के सभी पक्षी तुम्हारा मजाक उड़ाया करेंगे कि एक चिड़िया किसी कौवी की बेटी कैसे हो सकती है। हाँ, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। सारी पक्षियों ने मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर दिमाग खराब कर दिया है। हाँ कालू जी, परंतु इस बेचारी मीनू चिड़िया का कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है ना। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद मीनू चिड़िया और जग्गू कौवा बड़े हो जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने भाई जग्गू को बहुत ज्यादा अच्छा समझती थी, परंतु जग्गू कौवा मीनू चिड़िया से हमेशा नफरत करता था। मम्मा पापा, आप दोनों ने मीनू चिड़िया को मेरी बहन बनाकर अच्छा नहीं किया है। अच्छा होता कि मैं अकेला होता। इसकी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरी बहन कोई कौवी नहीं बल्कि एक चिड़िया है। गोरी कौवी और कालू कौवा भी मीनू चिड़िया से बहुत तंग आ गए थे। अरे मेरे बेटे जग्गू, तुम उदास क्यों हो? मैं मीनू चिड़िया का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। आज से ये मीनू चिड़िया हमारे घोंसले में नहीं रहेगी। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने सुन ली ना गोरी की बात? बस बहुत हो गया, निकल जा अब हमारे घोंसले से तुम। पापा, आप क्या कह रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सभी काम तो करती हूँ ना, भोजन भी तो लाती हूँ और घोंसले की सफाई भी करती हूँ। अब और बहुत ज्यादा भी भोजन लाया करूँगी पापा, परंतु आप मुझे इस घोंसले से मत निकालना। अरे मीनू चिड़िया, बस करो। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, यही एहसान मानो। और बचपन से तुम काम कर रही हो तो तुम ताने मारोगी। चलो यहाँ से तुम निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना। फिर गोरी कौवी मीनू चिड़िया को धक्का देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है और मीनू चिड़िया भी उदास होकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों को इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। तभी उन बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया की सासू माँ टूनी से कहती है, देख बहू, तेरे 4 अंडे से तो बेटी हुई है। अगर इस 5 अंडे में से भी बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
माँ जी, बेटा बेटी होना तो भगवान के हाथ में है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे खानदान में आज तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई है और तुम तो अपने ही बेटियों की लाइन लगा दी। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटा चिड़ा पैदा हो, वरना तेरे साथ ना जाने इस बच्चियों का भी क्या होगा। ऐसी सख्त बात बोलकर टूनी की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। तभी टोना अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। अच्छा हुआ टोना जी जो आप यहाँ आ गए, सासू माँ तो मेरी सुने बिना ही यहाँ से चली गई। टोना जी, बच्चे तो भूखे हैं, इसके लिए थोड़ा दूध लेकर आओ। टोनी, घर में दूध नहीं है। मुझे पता है टोना जी कि घर में दूध नहीं है, आप जाकर कबूतर चाचा के दुकान से दूध लेकर आए। बच्चे को तो भूखे नहीं रख सकते हैं ना। दुकान से दूध लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो टोना जी। बेटियां तो घर की लक्ष्मी हुआ करती है और आप हो कि इन्हें भूखा रखना चाहते हो। काहे की लक्ष्मी, जिंदगी का बोझ है बोझ, मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कहकर टोना चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। टोना और उसकी मम्मा को 4-4 बेटियां कांटों की तरह चुभ रही थी। टोना बेटे, ये लो जहर की शीशी, अगर 5 अंडे में से भी बेटी निकले तो दूध में ये जहर मिलाकर सबको मार देना। फिर मैं तेरी शादी दूसरी चिड़िया से कर दूंगी और फिर दोबारा से हम खुशियों भरा जीवन जिएंगे, है ना मेरे प्यारे लाडले बेटे। माँ, आपने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया और वैसे भी मैं इस टूनी चिड़िया से तंग आ गया हूँ। फिर दोनों की ये साजिश टूनी चिड़िया सुन रही होती है। फिर चुपचाप वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैं दूध लेने खुद ही चली गई, वरना वो अपने बुरे मकसद में कामयाब हो जाते। इधर टूनी चिड़िया घोंसले में रखे अंडे पर नजर गड़ाए रखी थी। जैसे ही घोंसले से 5वीं बेटी बोलती है, टूनी के मानो होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो अपने 5 बेटियों को लेकर यहाँ से भागना होगा, वरना सुबह होते ही वो जालिम टोना हमें जहर देकर मार देंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने 5 बेटियों को अपने पीठ पर बैठाकर वहाँ से हमेशा हमेश के लिए दूसरे घने जंगल की ओर रवाना हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टूनी अपने बच्चे को लेकर सोई हुई थी। तभी कालू कौवा आकर कहता है, उठो उठो, अरे कौन हो, यहाँ आकर सोए हुए हो? अरे आप कालू भैया जी, मैं यहाँ हूँ। मेरा घर बार कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं भूखे प्यासे हूँ और मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे दिमाग से तो अच्छी भली मालूम पड़ रही हो, साथ में 5-5 बच्चे भी हैं। नहीं बताना तो नहीं बताओ, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी भली मालूम पड़ रही हो। कालू भैया जी, वो सब मैं तो बताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ दूध ला कर दें। ठीक है टूनी, कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं भी जाकर दूध लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और दूध का डिब्बा लेकर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया दूध का प्याला लेकर अपने बच्चे को पीने देती है और कहती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी इधर टोना अपनी मम्मा से कहता है, माँ जी, देखो टूनी चिड़िया घर में नहीं है और ना ही कोई बच्चा। पता नहीं रात को कहाँ गई होगी अपने बच्चे को लेकर। हो ना हो, इसका मतलब अपने 5 अंडे में से भी बेटी ही पैदा हुई है और हमारी बात टूनी चिड़िया ने सुन ली होगी, तभी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में करा दूंगी, जिससे वो दहेज में सोना भर भर कर ला सके और तुम खुशियाँ भरा जिंदगी जी सको। और इधर कालू कौवा को टूनी चिड़िया और उसकी 5 बेटियों पर काफी दया आ जाता है। टूनी चिड़िया, अब तुम कहाँ जाओगी? जंगल के सारे पक्षी अच्छे नहीं होते। हाँ कालू भैया, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम देख करके ही मेरे बच्चे पर कितना दया किया। और एक हमारे ससुराल वाले जो हमें जहर देकर मारने की सोच रहे थे। तुम कितने अच्छे हो कालू भैया। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलो टूनी, तुम वहीं रहना।
तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर के बाद कालू कौवा अपने घर पर पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को देखकर कालू कौवा की पत्नी गोरी कौवी कहती है, कालू जी, ये तुम किस मुसीबत को उठा कर लेके आई हो और तुमने इसे लाने की हिम्मत कैसे की, वो भी मुझसे बिना पूछे? देखो गोरी जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार के खालू के, फूफा के, नाना के, पोता के, लाती के पोती हैं और ये कुछ ही देर के बाद चली जाएगी। फिर वहाँ से कालू अपनी पत्नी गोरी को लेकर नदी के किनारे पर चला जाता है। तभी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, तुमने तो कहा था कि टूनी चिड़िया 2 महीने के बाद चली जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब भला कब जाएगी? देखो गोरी, उसके पति अभी अभी मरा है। उसके पति के मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। उसको कैसे अभी भेज दें, तुम ही बताओ गोरी जी। नहीं नहीं, अब उस चिड़िया को एक पल के लिए भी मैं अपने घर पे नहीं रखूंगी। तुझे क्या मालूम कालू जी, एक तो महंगाई, ऊपर से ये 5-5 बच्चे का खर्च, दूध और पता नहीं क्या क्या। मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं रख सकती। फिर गोरी कौवी गुस्से में घर आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टोनी, तुम्हें शर्म नहीं आई? दूसरे घर में आकर एकदम पैर जमा के बैठ गई और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हें मालूम है कि खर्च कितना है? ओह गोरी, चुप हो जा, चुप हो जा, भगवान के लिए कुछ देर के लिए चुप हो जा। तभी कालू कौवा सारी सच्चाई गोरी कौवी को बता देता है। तभी गोरी कौवी कहती है, मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। देखो टोनी जी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें भगा दूँ, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कालू ज्यादा कमाता भी तो नहीं है, इससे घर का खर्च कैसे चलेगा? जरा तुम ही बताओ तो। ऐसी बात है तो मैं भी काम जानती हूँ, सिलाई का काम जानती हूँ। मैं भी हाथ बटा दिया करूँगी तो खर्च आसानी से हम लोग सहन कर सकते हैं। मैं सिलाई का काम जानती हूँ गोरी बहन। ओह ठीक है, तब मैं तुम्हारे बच्चे की रखवाली अपने मौसी की तरह करूँगी, समझो। फिर कालू कौवा काम पे निकल जाता है और टूनी भी सिलाई के काम में निकल जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद गोरी कौवी, कालू कौवा और टूनी के पास बहुत रुपए पैसे हो जाते हैं। फिर वे लोग आलीशान मकान बना लेते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ी चिड़िया उस घर में आती है और कहती है, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने दो गोरी बहन, मुझे कुछ खाने दो गोरी। गोरी बेटी, मेरी बहू ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। तभी गोरी कौवी कुछ दाना लेकर आती है और बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। इतने में वो 5 बेटियां आ जाती है और उसे देखकर बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। तभी गोरी कौवी कहती है, मैंने तो तुझे दाना भी दे दिया बुढ़ी, चल अब भाग यहाँ से जा। देखो गोरी बेटी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ और जा रही हूँ, मैं कितनी अभागिन और बदकिस्मत हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास भी 5-5 पोतियाँ थी, लेकिन मैंने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तभी वहाँ अचानक टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, माँ जी, आप इस हाल में? कौन टूनी बेटी? तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बेटे की शादी करा दी थी और बहू ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, अब तुम यहीं रहोगे अपनी पोती के साथ। फिर वे परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बेटा हो या बेटी, किसी को दूर नहीं करना चाहिए। मुसीबत पड़ने पर बेटा से ज्यादा बेटी ही काम आती है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।